गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज जो है आप लोगों के लिए आज हम मॉडल सेट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व क्या करना है, सारा तो आंसर इसका दिया हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा बता देना कि किस किस एरिया से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ, हालांकि इसमें एक दो कुछ मिस भी था आंसर, तो उसका भी आज हम एकदम एग्जैक्ट आंसर बता देंगे कि उसका आंसर क्या था। एक दो सवाल ज़्यादा मिस नहीं थे, एक दो सवाल मिस्टेक था। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, देखो अगर कोई भरोसा कर रहा है कि नहीं इस बार जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम आप लोग को मॉडल सेट पेपर पर आएगा, तो ये भ्रम आप लोग के जीवन से निकाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पिछला बार के जैसा हमको नहीं लगता कि इस बार ऐसा होने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी आप लोग को इससे ये पता जरूर चल रहा है कि किस किस एरिया से सवाल आ रहा है। ठीक है, तो उससे आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बोलो क्वेश्चन को बनाइए। सारा तो क्लास में पढ़ाया ही गया होगा, है ना, तो बनाइए और सारा सॉल्व कीजिए। देखो ये तो रटा रटाया सवाल क्लास 10th का है, बोलने में ही थोड़ा सा शर्म लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा आप लोग ना, हद से ज़्यादा नहीं, 50% भी कीजिएगा। आप लोग जो पढ़ाया जा गया होगा क्लास में उसको बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, तो आप लोग का सारा आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको फटाफट क्या बोल रहा है। फटाफट देखना बच्चा लोग, इसको ब्लैक वाला ले लेते हैं। हाँ देखो यहाँ क्या बोला है कि 1 कूलाम है ना, लिखा हुआ है ना कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है। बोले द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में एकदम पहले ये सवाल कल जो एकदम कल वाला जो वीडियो आप लोग को बताए हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि 1 शॉर्ट वीडियो जो था आप लोग का पढ़ लेना, यहाँ से सारा रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल एकदम हिल जाएगा, मतलब करने के बाद सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो Q इक्वल टू पढ़ा होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, बोलो है ना, लेकिन N जो है N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या नंबर कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है, तो नहीं लेना है, कोई दिक्कत है। Q बाई E लगा के सॉल्व कर दो। Q का वैल्यू 1 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। सॉल्व कर लेना बच्चा, तो फटाफट, अच्छा हमें सॉल्व कर दे, टेंशन मत लो। तो वहाँ होगा 1 बाई, याद तो होगा, ये सब मार दिया होगा, ये होगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करने की क्या जरूरत है, याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। चलो 1.6 और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, बोलो 19 होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 10 बटा कितना होगा, बोलो 16, और इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा, बोलो 19 होगा ना। अब देखो यहाँ ये देखो, ठीक है, ये अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दो भाई, तो यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, बोलो तो 0.625 होगा, 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19, है ना। 10 टू दी पावर क्या होगा, बोलो 19। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 10 टू पावर 19 है, एक 10 इसमें मल्टीप्लाई 10, देखो यहाँ से 10 उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 6.25 और इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया, बोलो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करेंगे इससे, देखो अब यही वाला पढ़ के चुपचाप मत रहना, हम कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं, गौर सुनो। तुम लोग यहाँ से क्या पढ़ना है, व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज पढ़ना, क्या पढ़ना, बोलो व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी पिंड पर न्यूनतम संभव आवेश को क्या कहते हैं, बोलो एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। एलिमेंट्री मतलब मूल आवेश क्या है, मूल आवेश क्या होता है, किसी पिंड पर न्यूनतम संभव आवेश को क्या कहा जाता है, बोलो मूल आवेश कहा जाता है। मूल आवेश का वैल्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और एक प्रोटॉन का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज के वैल्यू को हम लोग क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और इसका भी बताओ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू सेम होता है, नेचर अलग अलग होता है, एक का नेगेटिव होता है, एक का क्या होता है, बोलो पॉजिटिव। और भी यहाँ से थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा पढ़ना क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्या पढ़ लेना, बोलो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, याद रहेगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन चार्ज में एक इंपॉर्टेंट बात बताए थे, कुछ याद आ रहा है क्या। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में इंपॉर्टेंट बात ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है टोटल मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज के फॉर्म में। कितना, टोटल मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज। टोटल मल्टीपल इंटीग्रल चार्ज का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से, मतलब किसी एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जो ट्रांसफर होगा वो होगा पूरा पूरी होगा तो एक गो, नहीं तो दो गो, नहीं तो चार गो, नहीं तो पांच गो, ऐसे होगा। कभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते 1.2 इलेक्ट्रॉन गया, या फिर बोल सकते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसे पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज टोटल मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज, है ना। टोटल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल चार्ज के फॉर्म में ही जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये सवाल दिया तो हर बार यही आएगा, है कि नहीं। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो टोटल मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज के रूप में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो देखो आगे,
देखो अब देखो यहाँ नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो पहला समझ में आ गया, यहाँ पूरा का पूरा पढ़ लेना, क्या क्या पढ़ना हम फिर से बता दे रहे। एलिमेंट्री चार्ज पढ़ लेना, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना, किधर चला गया लिखे थे वो पगला गायब हो जा रहा है। देखो यहाँ समझ में आ गया, एलिमेंट्री चार्ज पढ़ना, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना, उससे रिलेटेड जितना छोटा छोटा चीज पढ़ाए होंगे पढ़ लेना। चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव उसमें उस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उससे रिलेटेड जितना छोटा छोटा चीज हम बताए होंगे सारा चीज पढ़ ही लेना। बात समझ में आ गई, ये नहीं कि अब समझ में आ रहा है यहाँ से कहाँ से ये सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड बोला है ना, कूलाम्ब लॉ पढ़ा कि देखो यहाँ पे बोला हुआ है, गौर से सुनना, बोला हुआ है भाई, क्या बोला है कि 1 माइक्रोकूलम्ब और 5 माइक्रोकूलम्ब का दो चार्ज है, मतलब एक में है 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है ना, और दूसरा में दिया है प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है ना। तो 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज जो है उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात, मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इसके कारण इस पर लगने वाला बल का मान क्या होता है बोलो, समान होता है। इसके पर इस पर लगने वाला फोर्स का भी वैल्यू होगा F = 1/4πε0, बोला है ना, Q1 Q2 बाय r², इतना ही फोर्स लगे। और उसी तरह इसके कारण इस पर भी लगने वाला फोर्स कितना होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो, r² होगा। मतलब इसका रेशियो अगर बोला जाए F1/F2 का वैल्यू रेशियो तो आएगा सेम ही होगा, 1/1 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1 अनुपात क्या आएगा बोलो, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर सुनो तो ये देखो, आप देखो अब यहीं पे लुढ़क, यहीं पे चुपचाप मत रह जाना, इसके भी आगे हम लोग को पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, देखो कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड, तो कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड जितना सारा न्यूमेरिकल बताएंगे वो पढ़ लेना, है ना। हम तुम लोग को कुछ पढ़ाएंगे मीडियम के लिए पढ़ाए होंगे, याद है, मीडियम के लिए हम बोलते हैं हवा के लिए, एयर के लिए दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, कल ही बता रहे थे तुम लोग को, है ना। हवा में दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 और बाई क्या होता है बोलो, r²। मीडियम के लिए बात कर रहे तो Fm = बोलो 1/4πε0, याद आ रहा है, Q1 Q2 बाई r², इससे रिलेटेड। और यहाँ εr होगा मीडियम के लिए बोले तो। ε0 के बारे में पढ़ लेना है, εr के बारे में पढ़ना है कि εr क्या होता है, बताए थे सब। हवा के लिए कितना होता है सब बताए थे। हवा के लिए εr का वैल्यू 1 होता है, ग्लास के लिए εr का वैल्यू 4 होता है, याद है कि नहीं। वाटर के लिए εr का वैल्यू 81 होता है कि नहीं। ये सब चीज पूछ सकता है। नॉन कंडक्टर के लिए कितना बार पूछा हुआ है, मेटल के लिए εr का वैल्यू कितना बार पूछा है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, मेटल के लिए क्या होता है बोलो, इन्फिनिटी होता है। नॉन कंडक्टर के लिए बोले तो एक से क्या होता है बोलो, ज्यादा होता है। ये सब चीज कितना बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब चीज भी देखो थोड़ा बहुत, है कि नहीं। अब यहीं पे चुपचाप रहा, खाली मॉडल सेट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेगा और चुपचाप हो जाएगा, तो कैसे होगा बोलो। तो करना है ना, सभी चीज पढ़ना है। अब देखो यहाँ कैपेसिटर से रिलेटेड दिया है, कैपेसिटर का मतलब समझ रहा है कि नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल दिया हुआ, ये तो एकदम नोट में, एकदम कॉपी में नोट में लिखा दिए, तो वही वाला सवाल था। ये वाला तो तुम लोग को रटाया सवाल है, ये बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इठो वाला भी पढ़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये सब चीज तो एकदम कॉपी में लिखा हुआ सवाल है, टेंशन ही नहीं लेना इस समय। इस समय तुम लोग ऐसे भी मार देगा, देख देख के कितना होगा बोलो तो, चल लिख देते। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला 1/CS = क्या होगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/ क्या है बोलो, C3, यही है ना। अब बोला है, गौर सुनो, बोला है कि ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या रखना है बोलो, C। तो हर एक कैपेसिटर का वैल्यू C रखना है, मतलब क्या होगा, CS = 1/C + 1/C + 1/C। लो इधर करो, इधर हो जाएगा तो बोलो C होगा, उधर 1 + 1 + 1 यानी कि होगा 3/C होगा। तो यहाँ से CS अगर निकाल ले तो क्या होगा बोलो, C/3 हो जाएगा। C/ क्या हो जाएगा, 3 दिख रहा है, नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर C। तो C/ क्या होगा बोलो, 3। कुछ गलती नहीं किया हम, ठीक है, एकदम सही है। अब देखो, अब यहीं पे फिर चुपचाप मत रह जाना, इसके आगे भी पढ़ना है। इसके आगे क्या क्या पढ़ना है कि इसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ सकता है, इन दोनों के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल के बीच में रिलेशन भी आ जाता है, हम थोड़ा बता ही देते हैं, टेंशन मत ले, हम थोड़ा बता ही देते हैं। ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, तो ये सब ध्यान रखो, खाली यही वाला पढ़ के रहने से होगा बोलो। तो देखो आगे, ये देखो, अगर हम बोले ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना है, ये है किसका बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है किसके लिए, जब हर एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो, सेम। हम यहाँ लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/CS = 1/C1 + 1/C2 और प्लस क्या होगा 1/C3, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, पैरेलल से भी आ सकता है, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो पैरेलल के लिए होता है CP = हो गया C1 + C2 + C3,
यही पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अगर हर एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या है बोलो सेम हो, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू सेम हो तो यहाँ लगाएंगे सी एस इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1 क्या रखेंगे सी, यही रखना है। हर एक कैपेसिटर का वैल्यू इसमें सेम रहेगा तो क्या रखेंगे Cp इक्वल टू सी प्लस सी, है ना। इसके लिए तो अभी जस्ट बता ही दिए कि सी एस का वैल्यू आया c/3 आया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, इसका वैल्यू आता है 3c आता। अच्छा ये 3 सेल था, सेल नहीं सॉरी 3 कैपेसिटर था इसलिए 3c आया, n रहता तो nc आता। यहाँ पे अगर n कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता c बाई क्या होता बोलो n होता, c बाय n होता। कल बता रहे थे ये सब एकदम बढ़िया से। इसके पहले वाला जाके 1 शॉर्ट वीडियो देख लें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, है ना। तो तेरी क्या हो रहा है सब, 1 मिनट ठीक है बाबू। ये देखो लो ये देखो सवाल, ये तुम लोग देखते देखते नहीं मार देगा, देखो तो नहीं मार देगा। बोलो तो क्या है, बोलो तो क्या है व्हाट इज दिस। बोला होलो चार्ज स्फेरिकल सेल, बोलो है कि नहीं। कौन नंबर था बोलो, 4 नंबर वाला। हम नंबरिंग नहीं करते, हम नंबरिंग कर देते हैं अब, है ना। 4 नंबर वाला समझ में आ गया। इसका आंसर हम सबका बता दिए बबुआ, बोलो यार कमेंट कर बोलो फटाफट आके। देखो ई वाला बता ही दिए, इसका बता दिए। इसका आंसर कौन वाला होगा, ये वाला। इसका आंसर कौन वाला होगा, इसका आंसर किधर गया, 18 वाला ए वाला होगा। इसका आंसर बता दिए, ये सी वाला होगा, ठीक है ना। अब गौर से सुनो कैसे आ रहा है बात समझ में आ रहा है कि सब लॉजिक से निकलेगा, ऐसे थोड़े ना होता है। देखो आप इसके बाद वाला देखना, ये देखो क्या बोला है। इफ ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, है ना, बी चार्ज पॉजिटिवली, होलो मतलब क्या होता है खोखला, तो बोला खोखला चार्ज स्फेरिकल है, 4 नंबर का है ना, खोखला चार्ज स्फेरिकल है। लो अब बोला इसके अंदर, यही बोला है ना, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड विल बी। इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बोल अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोले सर होलो चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो 0। याद है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, बोला है ना, एप्लीकेशन ऑफ क्या है बोलो गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ क्या है बोलो गॉस थ्योरम। 4 गो एप्लीकेशन पढ़े थे हम लोग, वहां से है। तो ई का वैल्यू क्या होता है बोलो 0, ई का वैल्यू क्या है बोलो 0 होता है। होलो चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर हम लोग पढ़े थे ई इक्वल टू dv/dr, याद है कल हो बता रहे थे ये सब, इक्वल टू dv/dr होगा। ई का वैल्यू 0 इक्वल टू dv बाई क्या होगा बोलो dr, ये डिफरेंशिएशन का टर्म है। अगर dv/dr मतलब ये 0 आया, इसका मतलब v का वैल्यू क्या होगा बोलो कांस्टेंट। v का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हर जगह क्या रहेगा बोलो समान रहेगा, हर जगह क्या रहेगा बोलो समान, हर जगह क्या रहेगा बोलो समान रहेगा। तो यहाँ बोलो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें चार्ज हम लोग पॉजिटिव दिए तो पॉजिटिव तो होना ही होना है, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। और ये जो है शायद उसमें आंसर गलत दिया हुआ था, तो इसका आंसर होता है बी, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समान, एक समान, ठीक है। इसके बाद वाला देखते हैं, ये देखो ये आगे देखो यही चीज है। 1 मिनट भाई, देखो ये एकदम जूम कर देते, एकदम बोल लो जूम मतलब बड़का सा, ये लो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, एकदम लो देख रहा है कि नहीं। इसका आंसर मार दिया है, देखो ये खोखला लिखा है ना, खोखला गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा। इसके अंदर विद्युत विभव का मान धनात्मक होगा और समान होगा, ठीक है। अब 5 नंबर वाला देखो, 5 नंबर वाला क्या बोलो 5 नंबर क्या बोला है, V और I का ग्राफ खींचना है। किसका बोलो, V और I का ग्राफ, है ना। अच्छा एक बात बताएं, रुको 1 मिनट, देखो यहाँ देखो पीछे देखो, अब देखो गौर सुनो, कहाँ से सवाल है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कैपेसिटर से है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से है, तो क्या यहीं पे रुक जाए, आगे यार नहीं पूछ सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम 4 गो एप्लीकेशन पढ़ाए थे, है ना, प्लेट के लिए भी पढ़ाए थे, याद है कि नहीं है। प्लेट इस तरह 2 गो प्लेट दिए थे, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे थे P पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे थे Q पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे ना P, इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R, ठीक है, अलग अलग पॉइंट लिख दिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सारा चीज पढ़ना, लिख दे क्या लिख देते हैं यार, या ये सब भी तो आ सकता है एग्जाम में, नहीं आ सकता। अंदर में यहाँ पर होता है E इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होता था 0, अगर ये प्लस सिग्मा है, ये वाला हाँ ये वाला माइनस सिग्मा है, ऐसा पढ़ाए थे कि नहीं। यहाँ पर भी क्या होता था बोलो 0 होता है। एप्लीकेशन में 4 गो गॉस थ्योरम का 4 गो एप्लीकेशन था, चारों का कम से कम रिजल्ट याद रख लेना, क्या रख लेना बोलो रिजल्ट। हम ये नहीं बता रहे, हम ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, हम तुम लोग को ये बता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से है, बस इसका आंसर तो दिया हुआ था लास्ट में ना, तो इसको सॉल्व करके क्या साबित करने वाले हैं, बोलो हाँ या ना, कुछ तो होगा नहीं। तो इसका हम जस्ट बता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बस ये चीज देखना है, बस समझ में रखी नहीं। चलो देखो आगे, अब देखो ये देखो ये लो ओम्स लॉ से रिलेटेड है सवाल, बोलो लो बोलो V और I का ग्राफ बनाओ। लो V और I का ग्राफ में क्या होता था कंडक्टर के लिए, एक बार में पेन गिरना जरूरी है, तो
तो V और I का ग्राफ बोला है, तो V और I का ग्राफ हम इधर रख देते हैं, V को इधर रख देते हैं बोलो I को, यही बोला है ना V और I का ग्राफ। तो V और I का ग्राफ जो है, अगर V और I का ग्राफ बनाएगा, मान लो इसको हम ड्रॉ कर दिए, ये एंगल थीटा मान लिए, तो कैसे नहीं, इसको V बोलेंगे पोटेंशियल, ये एंगल थीटा है तो कैसे निकलेगा बोलो, टेन ही थीटा से निकलेगा ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो, P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी मतलब V बाई I, ये तो हो गया P इक्वल टू V बाई I। तो ये बोला V और I का ग्राफ में एक साथ कौन बनाता है, यहाँ V वोल्टेज दर्शाता है और I विद्युत को दर्शाता है, तो कंडक्टर का प्रतिरोध, तो V बाई I इक्वल टू क्या होता है, R, याद है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू कितना होगा R इक्वल टू होगा V बाई आई। तो V बाई आई क्या बताइए, वो जो प्रतिरोध है वो टेन थीटा बता रहा है, क्या बता रहा है बोलो, टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि टेन थीटा जो है क्या बता रहा है बोलो, प्रतिरोध बता रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। तो अब यहीं पर रुक मत जाना, ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में बहुत सारा चीज पढ़ाए होंगे है ना। ओम्स लॉ में ओमिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ छोड़ना नहीं, कंडक्टर, इंसुलेटर है ना, सेमीकंडक्टर में डिफिनेशन पढ़ाए होंगे, सारा चीज इससे रिलेटेड जितना था है ना, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कम से कम रिजल्ट तो याद रखेगा कि नहीं, है कि नहीं, रिजल्ट सब तो याद रखना ही रखना है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, करेंट डेंसिटी क्या होता है, तो ये सब जितना छोटा छोटा चीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ये सब जितना सारा छोटा छोटा चीज है वो सारा का सारा पढ़ लेना है। समझ में आ गया, सारा का सारा, ताकि इससे रिलेटेड और सवाल आ जाए तो हम लोग को छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं। कंडक्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लेना, रेजिस्टेंस पढ़ लेना, बस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ लेना, तो जितना सारा चीज है सब छोटा छोटा चीज पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। कार्बन कलर कोड को भी छोड़ना नहीं, उसको भी पढ़ ही लेना है, तो टेंशन क्या है। तो इससे रिलेटेड सवाल तो देखने को मिल ही रहा है ना, ठीक है। देखो ये सब ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, लो ये देखो, ये वाला सवाल कहाँ का है बोलो तो, ये वाला सवाल कहाँ का है, देख के लग रहा है 6 नंबर वाला, दिख रहा है। लो किरचॉफ्स लॉ, किसका है बोलो, किरचॉफ। कौन सा लॉ है किरचॉफ का, कौन सा नियम है बता सकता है क्या। किरचॉफ का दूसरा नियम है, वोल्टेज का नियम। कौन सा नियम है बोलो, वोल्टेज का नियम। अब देखो टेंशन मत आ जाना, ये समेशन का मतलब होता है, देखो गौर सुनो, यहाँ लिखा हुआ है समेशन ऑफ ई, यही लिखा हो ना, इक्वल टू समेशन ऑफ आई और इंटू आर। तो आई इंटू आर का मतलब ही क्या होता है, वोल्टेज, और इधर भी क्या है बोलो, वोल्टेज। हम बताए थे जब वोल्टेज वोल्टेज के बराबर होता है, वोल्टेज वोल्टेज के बराबर होता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का क्या है बोलो, दूसरा नियम। अब यहाँ पे किरचॉफ का पहला नियम भी पढ़ना है, किरचॉफ का पहला नियम पढ़ना है। किरचॉफ का पहला नियम और भी बताए थे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोला है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, बताओ किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, बताओ, चार्ज का। किसका बोलो, चार्ज का। और किरचॉफ सेकंड लॉ किस संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है बोलो, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ याद है, सेकंड लॉ एनर्जी का। किसका बोलो, एनर्जी का। तो एनर्जी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज क्या है, एनर्जी है, ये भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज वोल्टेज के बराबर है, तो एनर्जी का, एनर्जी के नियम का पालन करेगा, है ना। तो किरचॉफ के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, वोल्टेज का नियम कहा जाता है, या फिर लूप का नियम कहा जाता है। इसमें अब बताए थे कि वोल्टेज वोल्टेज के बराबर होता है। अब एक बात बताना, कभी कभी हो सकता है इसका इक्वेशन भी बना के दे दे, है ना। तो यहाँ पे अगर आएगा, याद है कि नहीं है, इसका पूरा पढ़ लेना किरचॉफ सेकंड। अभी बताएंगे तो ज्यादा लंबा टाइम, हम बता रहे किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी पढ़ लेना, सेकंड लॉ भी पढ़ लेना, वेटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट भी याद रख लेना। वेटस्टोन ब्रिज का क्या रख लेना बोलो, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब P बाई, क्या यार तुम लोग भी ना, P बाई क्यू इक्वल टू बोलो R बाई एस, ये तो रिजल्ट याद रखना है वेटस्टोन ब्रिज का, है कि नहीं है। तो ये चीज देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया इससे रिलेटेड। मतलब किरचॉफ लॉ से आसपास के एरिया से जितना सवाल था वो सब भी कर लेना, ठीक है। अब देखो बात सुनो, ये किरचॉफ क्या था बोलो, 6 नंबर का बता दिए क्या, 6 नंबर का बताए किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम भाई, दूसरा नियम। अब देखो आगे देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला सवाल देखो तो, ये वाला मजा आ रहा है, देखो तो 7 नंबर का, क्या नंबर का भाई, 7 नंबर। देखो यहाँ 7 नंबर, 7 नंबर वाला क्या बोला है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर याद है ना। तो पोटेंशियोमीटर में बोला है संतुलन की लंबाई, है ना, दिया है द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर एट 120 सेंटीमीटर ऑन, है ना, शंटिंग द सेल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। द बैलेंसिंग पॉइंट, है ना, शिफ्टेड टू ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पर जो है उसका बैलेंस पॉइंट जो है शिफ्ट हो जा रहा है। बोला देन फाइंड द, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, 1 मिनट देखो, यहाँ बोला है देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मेरा बात सिंपल,
सिंपली बोले तो L1 का वैल्यू कितना दिया है भाई 120 सेंटीमीटर। बोले हाँ बहुत अच्छा। L2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, L2 का वैल्यू दिया है 60 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, क्या दिया बोलो 60 सेंटीमीटर। हमको पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस, R का भी वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है 4 ओम। हमको पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। पोटेंशियोमीटर का याद है रिजल्ट, पोटेंशियोमीटर का रिजल्ट याद है, ले यही इसीलिए बोलते हैं कि लास्ट का डेरिवेशन जब भी कराते तो लास्ट वाला जो ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं कि नहीं डाल देते हैं, तो ब्रैकेट वाला चीज़ याद रखा करो। नहीं याद रखेगा तो कैसे होगा बोलो, ये सब तो थोड़ा थोड़ा चीज़ याद रखना पड़ेगा ना, नहीं रखेगा तो नहीं रखना, क्या कर सकते हैं बताओ। तो याद करो पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर में याद है, पोटेंशियोमीटर हम लोग किसके लिए पढ़े थे, 2 सेल के ईएमएफ के लिए पढ़े थे, याद है कि नहीं, कि अगर बात करें देखो हिंदी ये बोल देते हैं ना, पोटेंशियोमीटर का बताओ तो विभव मापी, तो विभव मापी की सहायता से हम लोग किसी तार के 2 सिरों के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और क्या निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू निकालते हैं, और 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना भी किया जा सकता है। कंपेयरिंग हम लोग 2 सेल के ईएमएफ के कंपेयर भी किया जा सकता है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूछा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर बात करें फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है पोटेंशियोमीटर का जो फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, E बाई वी, बोलो E बाई वी माइनस 1 और इंटू क्या होता है बोलो R। E बाई वी के जगह पढ़ा होगा E बाई वी, E बाई वी के जगह हम लोग पढ़े होंगे L1 बाई L2, क्या पढ़े होंगे बोलो L1 बाई L2, यहाँ डाल देंगे हम लोग, R के जगह यहाँ लिखेंगे L1 और बाई क्या लिखेंगे बोलो L2 माइनस 1 और इंटू R। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, L1 बाई L2, L1 का वैल्यू कितना है 120, तो ऊपर में लिखेंगे 120 बाई, ये नीचे में कितना लिखेंगे 60 माइनस 1 और इंटू क्या होगा बगल में 4। R का वैल्यू कितना हो गया बोलो 4, दिख रहा है कि R का वैल्यू हो गया 4, देखो R का वैल्यू 4 हो गया। इसको सॉल्व कर सकता है भाई, करो, ये तो और प्यारा सवाल है। देखो R इक्वल टू यहाँ से लुढ़का देंगे तो 2 माइनस 1 और इंटू 4, R का वैल्यू आएगा यहाँ से 1 इंटू 4 यानी कि 4 ओम, दिख रहा है क्या 4 ओम। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो डी। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम प्यारा प्यारा सवाल है ना। तो रिजल्ट याद होना चाहिए, लास्ट का रिजल्ट याद रहेगा धड़ाक से बना देगा। लॉलीपॉप वाला सवाल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है एकदम। लो ये वाला देख लेते थे, बोला 8 नंबर वाला देख रहा है बाबू, बोला उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ल, सिंपल है, एक समान चुंबक, तुम लोग खाली ध्यान से क्वेश्चनवा पढ़ना जाके, फाइनल एग्जाम है ना, क्वेश्चनवा पढ़ना, टेंशन नहीं लेना। मध्य चालक से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा। एक बात बताएं, रिजल्ट उसी का अच्छा से होगा ना जिसका सारा का सारा डेरिवेशन का फॉर्मूला याद है दिमाग में। जो 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है उसके लिए डेरिवेशन का कम से कम फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। देखो गौर सुनो, गौर से सुनो, ये वाला देखो, बोला उस स्थिति की पहचान कीजिए, 8 नंबर में उस स्थिति की पहचान कीजिए, है ना, उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाले बल अधिकतम होगा। तो बल अधिकतम के लिए पढ़ाए थे, याद करो, इसमें थोड़ा टफ हिंदी लिख देता है, बस इस वजह से दिक्कत हो जाए। हम लोग क्लास में पढ़ाते तो नॉर्मल हिंदी एकदम, हिंदी एकदम लगता है कि सूटेबल, पढ़ने में मजा आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि देखो हम पढ़ाएंगे जब कोई धनावेशित कण जो है मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र से मान लो थीटा कोण बनाकर गति करता है, कितना कोण बोला v वेग से गति करता है, तो इस पर लगने वाला बल का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, बोलो हाँ या ना। अब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो 90 डिग्री, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा बोलो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू बी वी, दैट इज मैक्सिमम फोर्स। बोला तो महत्तम बल जो है आइडेंटिफाई कब करेगा, जब एंगल कितना डिग्री होगा बोलो 90 डिग्री होगा, है ना। इसमें बहुत सारा चीज, 3 केस पढ़ाएंगे, केस 1 केस 2 केस 3 पढ़ाएंगे कि नहीं, तो उस तीनों जाके देख लेना। अब एक को थोड़े ना पढ़ना है, तीनों पढ़ना है जाके। समझ में तो आ गया कि सवाल कहाँ से दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो 8 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो यहाँ ये वाला शायद क्वेश्चन का आंसर हुआ गलत दिया हुआ है, किधर गया, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये टॉर्क वाला से रिलेटेड है। कुंडली का टॉर्क पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब पढ़ाएंगे तो वहां से टॉर्क का फॉर्मूला निकाले होंगे, बोला है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा है तो टॉर्क का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था याद आ रहा है, तो सीधे देखो ना, यहाँ बोला है कि क्या क्या दिया है, सबसे पहले डाटा चेक करो। तो दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है। तो क्षेत्रफल का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ है 400, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और 70 मोड है, मतलब उसमें जो है कुंडली में जो लपेटों की संख्या है, तो कुंडली में लपेटों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं। n कितना दिया हो बोलो 70,
एन कितना दिया है बोलो 70, जिसमें से 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब 20 करंट बात करें तो 20 एम्पियर की करंट पास हो रहा है। और क्या दिया हुआ भाई, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दिया है 0.2, मतलब बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है 0.2 टेस्ला, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बताएंगे टॉर्क का फार्मूला, तो टॉर्क का फार्मूला हम पढ़ाएंगे। टॉर्क का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक बल का मान, यही ना टॉर्क का मतलब होता है। तो देखो गौर सुनो, तो फॉर्मूला देखो, टॉर्क का सबसे मेन फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक फोर्स का वैल्यू और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है टॉर्क का एक्चुअल फॉर्मूला, है ना। तो क्वाइल के लिए जब हम पढ़ाएंगे क्वाइल के लिए तो बताए होंगे कि ये जो है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोला भी है यहाँ पे सवाल में कि 20 एम्पियर की धारा समकोण, लिखा हुआ है कि नहीं, तो धारा तो प्रवाहित हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एफ इक्वल टू अभी जस्ट पढ़ाएं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एफ का, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे करंट के लिए, आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी क्या पढ़ा था बोलो, साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखना है तो होगा आई एल बी, क्या होगा बोलो आई एल बी। तो ये तो एक तार से रिलेटेड था, अगर एन तार है तो होगा, एन तार के लिए होगा एफ इक्वल टू एन आई एल बी, क्या बोलो एन था, तो बोला है कि लपेटों की संख्या कितना दिया बोलो 70, एन का वैल्यू 70 है, तो यहाँ एफ फोर्स की जगह लिखेंगे एन आई एल बी, बोला है ना। और जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे क्वाइल में वो था कुंडली की चौड़ाई था, तो कुंडली की चौड़ाई को हम लोग बी बोलते थे, तो सॉल्व करेंगे होता है एन ए एल बी, सॉरी गलती लिख दिया हम, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ टॉर्क इक्वल, अरे रुकना, एल इक्वल कितना होगा, यहाँ एन और एल इंटू बी मिलकर बनेगा एरिया, तो एन आई हो गया और यहाँ रहेगा बी और इसे मिला के बन दो एल, तो ये फॉर्मूला आ गया टॉर्क का। किसका फॉर्मूला आया भाई, टॉर्क का। तो टॉर्क का बस आप खाली पुट करना है, कोई करना थोड़े ना है। लो क्या क्या दिया है देख लो, एन का वैल्यू दिया हुआ है 70, एन का वैल्यू कितना दिया बोलो 70, आई का वैल्यू कितना दिया है, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू, एक मिनट, आई का वैल्यू देख लेते हैं, आई का वैल्यू इधर लिखे, इधर लिखे ना, इधर चलेगा, इधर लिखते हैं, रेड कॉलम चेंज कर लेते हैं एक, अरे रुक नहीं यार, लो ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला पता चल गया, एन आई एल ए बी, यही ना टॉर्क का फॉर्मूला। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ सॉल्व करो तो बाबू एन का वैल्यू दिया है 70, तुम लोग के लिए धीरे धीरे बता रहे हैं ना। आई का वैल्यू होगा 20, हो गया। एल का वैल्यू, एल कहाँ से आएगा, एल नहीं आएगा, एन आई, ये तो ए लिख दिए, यहाँ एन नहीं होगा, सॉरी किधर गया, इसको ही मिटाने वाला है ना, एन आई ए बी होगा, क्या बोलो एन आई ए बी, देखो ना यही तो लिखे, तो वहाँ गलती लिख दिए थे ना, रुको यार, एन आई ए बी, तो एन आई ए बी की जगह डालो, ये 20 हो गया, आई की जगह 20 पुट कर दिए और ए की जगह कितना पुट कर, 400 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो हम लोग इसको लिखना पड़ेगा 400 और बटा यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा 10,000, क्योंकि सेंटीमीटर में ना और उसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये से दो लुढ़का दो तो 4 इंटू 10 टू दी पावर आएगा -2 मीटर, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा -2 मीटर, यही आएगा ना, ठीक है। और बी का वैल्यू 0.2 टेस्ला। अब इसको सॉल्व कर दो खाली, है ना, तो ये देखो ये 100 आ जाएगा नीचे, टॉर्क एक बार और लिख दे रहे हैं, देखो 70 गुने 20 गुने कितना होगा बोलो 4 और नीचे में लिख दे रहे हैं 100 और कितना लिख रहे हैं 0.2 को 2 लिख देते हैं और नीचे में 10 लिख देते हैं। अब काटो तो, एक से ये गया, ये से ये गया, सब खत्म हो गया, ऊपर में कई काट दिए, 2 गो, ये भी 2 गो काट दिए, ठीक है। और ये देखो 4 दूना कितना होगा, सॉरी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को 7 से करो तो 7 गुने 16 और बटा कितना होगा बोलो 10, जो आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। कर देगा 16 7 112 और यहाँ होगा 10, मतलब 11.2 न्यूटन मीटर आएगा। 11 पॉइंट क्या है बोलो 2 न्यूटन मीटर। इसमें हम बोले ही थे कि ऑप्शन गलती है, यहाँ लिख देते हैं, हम खुद से ऑप्शन बना देते हैं डी, 11.2 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं 10 नंबर वाला। 10 नंबर वाला एक देखते देखते मारेगा, 10 नंबर वाला सवाल नहीं मारेगा, देखते देखते बोलो तो देखते देखते मारना ही है, ऐसे थोड़े करना है। तो देख लेना तुम लोग, स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना। देखो यहाँ लो एकदम उड़ा दो देखते देखते ही। 10 नंबर वाला इस क्लास में ही सब लिखाया जाता है, नोट करके लिखा देते हैं। देखो ये क्या बोला, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्शन में एक
स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं बोलो, तो समांतर क्रम में एक छोटे मान का शंट जोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो बी। ये सब तो नोट करके लिखा होंगे। लो ध्रुव पर, तो ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान, नमन कोण एंगल ऑफ डीप, तो एंगल ऑफ डीप का वैल्यू बताए थे कि ध्रुव पर, गौर से सुनना, ध्रुव पर कितना बाबू, तो ध्रुव पर होता है 90 डिग्री है ना, और भूमध्य रेखा पर कितना होता है बोलो 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ, डी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, 12 खत्म। देखो यहाँ 1 मिनट इसको उठाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया 12 नंबर वाला बोलो सवाल। 12 नंबर वाला क्या बोला है, जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा, बोले ना हिंदी थोड़ा टफ कर देता है, हम लोग एकदम इजी हिंदी दिखाते हैं। जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा, क्या लिखा, जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो विद्युत परिपथ से एक ईएमएफ प्रेरित। देखो हम सिंपली बता देते हैं कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, है ना। तो जब भी विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी क्या होगा, चुंबकीय प्रवाह बदलता, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अगर बदलेगा तो परिपथ में एक ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। क्या कहा जाता है बाबू, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, है ना। इसे क्या कहता है बोलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो यहां पे आ गया 12 नंबर का, 12 नंबर का आंसर ए। 12 नंबर का आंसर क्या हो गया बोलो ए। 13 नंबर वाला भी देख ले क्या, 13 नंबर वाला देख लो, देख रहा है कि नहीं। 13 नंबर वाला देखो तो, द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस। तो हम तुम लोग को यहाँ देखो बता देते हैं थोड़ा सा 13 नंबर वाला और बढ़िया से। बोला कि जब किसी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ बोलो, रेजिस्टेंस, किस सर्किट में बोलो, एसी सर्किट में हम पढ़ाए थे। तो इसमें जो और भी पढ़ना है, इसमें 3 केस पढ़ाए थे हम लोग को, जब रेजिस्टेंस जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, क्वाइल जुड़ा हो, तो तीनों के लिए हम बताए थे। अच्छा रेजिस्टेंस में पूछा तो रेजिस्टेंस बता देते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ाए होंगे बोलो हाँ या ना। और आई इक्वल होता है बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी पढ़ाएंगे। अब बोला है कि इसमें जो है कि मैक्सिमम बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली बात है ना भाई कि जब करंट पूछा है यहाँ पे, तो इस परिपथ से बहने वाली धारा का फॉर्मूला पढ़ाए थे, E इक्वल टू ई बाई आर। ई का मतलब वोल्टेज और आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम के लिए पूछा है तो आई नॉट इक्वल टू कितना होगा, ई नॉट और बाई आर हो जाएगा। ई नॉट और बाई क्या होगा बोलो आर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो ए। इसमें तीनों केस पढ़ लेना है ना, कि जब क्वाइल जुड़ा रहे, कैपेसिटर जुड़ा रहे, रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो रेजिस्टेंस वाला पूछा है, और भी कहीं कहीं से पूछा है। और भी एलसीआर परिपथ पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना बोलो, एलसीआर परिपथ, है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ लेना न्यू नॉट के बारे में। तो एलसीआर परिपथ में पढ़ा होगा इंपीडेंस के बारे में, है ना, प्रतिबाधा के फॉर्मूला जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का हेल स्क्वायर, है ना। और भी यहाँ एक्सएल का फॉर्मूला पढ़ लेना, एक्सएल का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 पाई न्यू इंटू एल, पढ़ा है कि नहीं। एक्सी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई न्यू और इंटू सी। ये सब फॉर्मूला बहुत जरूरी है, सबसे रिलेटेड सवाल आते रहता है ये सबसे ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। तो ये सब चीज हम कितना बताएंगे बताओ, अभी कितना बता सकते हैं। तो ये सब चीज हम बता रहे हैं, इस एरिया से और पढ़ो ना, इससे रिलेटेड। अभी तो मॉडल सेट पेपर में ये सब सवाल आया हुआ है, तो और पढ़ो। लो 14 वाला एक और दे दिया है, लो 14 वाला लगले लगल सवाल दिया है, देखो 14 वाला, 1 मिनट देखो ये 14 वाला दिख रहा है, 14 वाला हम बता देते 14 वाला। बोला अरे रुको 1 मिनट, ये भी पगला गया है पेज ठो। देखो ये बोला एलसीआर परिपथ, क्या बोला एलसीआर परिपथ, अभी नाम ही ले रहे थे और आगे इधर एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ ऊर्जा क्षय मतलब एनर्जी लॉस के मतलब क्या होता है, तुम लोग को बताए थे कि देखो अभी जस्ट पढ़ा है एक्सएल, फिर बताए थे एक्सी, और अभी जस्ट बताए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, इसमें याद रखना कि केवल रेजिस्टेंस जो है इससे एनर्जी लॉ, इसमें जो है एनर्जी का लॉस होगा सिर्फ किस में होगा बोलो, रेजिस्टेंस में। ये सब में याद रखना, क्वाइल में मतलब एल का मतलब क्वाइल, एल का मतलब क्या समझना क्वाइल, सी का मतलब क्या समझना कैपेसिटर, सी का मतलब क्या समझना बोलो कैपेसिटर, है ना। तो ये सब जो है इस सब से एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसमें होता है, किसमें होता है बोलो, रेजिस्टेंस वाला होता है। तो इसमें भी वही चीज जो 3 केस पढ़ाए थे, ये सब नोट करके क्लास में लिखा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि वहीं से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। अब देखो आगे, ये तब तो ठीक है। अब देखो ये वाला समझ में आ गया, तो याद रखना ये तीनों चीज पढ़ना बढ़िया से। इसका आंसर क्या हो गया बोलो सी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखो तो बाबू 15 नंबर, लो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल है। बोला ये ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, तो बोला कन्वर्ट डीसी टू एसी, कन्वर्ट एसी टू डीसी ना, ये सब दोनों नहीं,
इसे कन्वर्ट नहीं करता है। क्या करता है एसी, क्या कर, मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड भी पढ़ लेना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में पढ़ लेना। इसमें जो है थ्योरी पेपर में दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में, तो यहाँ ट्रांसफार्मर में पढ़ लेना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में पढ़ लेना, है ना। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का एनर्जी लॉस होता है वो भी पढ़ लेना है, कि ट्रांसफार्मर में 4 टाइप का एनर्जी लॉस होता है, पढ़ा होगा। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, है ना, फिर फ्लक्स लीकेज, और एक और पढ़ा होगा है ना। तो 4 टाइप का एनर्जी लॉस होता है, तो इसे पूरा बढ़िया से पढ़ लेना, है ना। हाइटरसिस लॉस, 4 टाइप का एनर्जी लॉस होता है। हम फिर से बता रहे क्या क्या था, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और फ्लक्स लीकेज, और होता है हाइटरसिस लॉस। क्या होता है बोलो, हाइटरसिस लॉस। तो ये बढ़िया से पढ़ लेना इस सब में जितना सारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये क्या था, ऑब्टेन ए सूटेबल एसी वोल्टेज, है ना, एक उपयुक्त एसी प्राप्त करने के लिए। हाँ, मतलब वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, तो वोल्टेज को बढ़ा और घटा करके क्या कर सकते हैं, उपयुक्त वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है बोलो, सी, है ना। इसमें कन्वर्ट नहीं करता है। इसमें और भी एक बार बताते हैं, एसी पढ़ लेना रेक्टिफायर के बारे में, कि रेक्टिफायर क्या होता है ना। इन्वर्टर का नाम सुना है कि नहीं, सुनो। जो एसी को डीसी में बदलता है, जो एसी को डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, लेकिन जो डीसी को एसी में बदलता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, इन्वर्टर। इन्वर्टर तो यूज करता होगा तुम लोग, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब आते हैं 16 नंबर वाला। लिखावट सब नहीं जा रहा ऊपर, देखो 16 वाला कर रहा है ना, टिक करते जाना है ना। अगर नहीं किया है तो, अगर इस पेपर सॉल्व नहीं कर तो साथ साथ कर लो, क्या दिक्कत है, टिक कर लेना, हम बता ही तो दे रहे हैं आंसर, ठीक है। अब लो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है। अगर देखा जाए तो हद से हद कितना पेज होगा, 4-5 पेज का होगा, उससे ज़्यादा तो बड़ा पढ़ाए नहीं होंगे। तो 4-5 पेज से रिलेटेड पढ़ लेना। इसमें तो एकदम ताज़ा लिखा दिए थे। क्या था फॉर्मूला, याद है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड होता है C = 1/√अंडर म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला है ना, ये वाला। इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो आता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सुनो, इसमें टेंशन ये लेना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का होता है, साइनोसोडल होता है। इसमें जितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज के बारे में है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। औरो पढ़ा होगा इसमें C = न्यू लैम्डा, पढ़ा है कि नहीं, C = न्यू लैम्डा। और भी पढ़ा होगा E0/B0 किसके बराबर होता है बोलो, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ये सब पढ़ना, है ना। अब इसमें जो है 7 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, लाइट, इंफ्रारे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। उसका वेवलेंथ याद रखना, फ्रीक्वेंसी याद रखना, बात समझ में आ रही। और क्या करना, सबका 2-2 को कम से कम यूज याद रखना, एक्स रे का यूज, गामा रे का यूज, यूवी रे का यूज, अल्ट्रावायलेट। हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये सब चीज और भी इससे रिलेटेड, मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में फाइनल में आ सकता है। तो इससे रिलेटेड इस एरिया से धड़ाधड़ बना ना, जितना सारा मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है सब याद रखो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो सब ही सब। अब लगले एक सवाल दे दिया, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। अभी बोले एक्सरे का होता है, किसका होता है बोलो, एक्सरे। तो ये सब का यूज याद रखना, 2-2 को 3-3 को यूज याद रखेगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा फाइनल एग्जाम में, एक्सरे, है ना, काट दिएगा। एक्सरे होता है, किसका बोलो, एक्सरे। और भी एक्सरे का यूज कहाँ किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है फ्रैक्चर्स के लिए, फ्रैक्चर्स का पता लगाने के लिए। एक्सरे, हाथ गोड़ टूट जाता है तो एक्सरे कराने नहीं जाता है क्या, तो एक्सरे के लिए होता है यूज, है ना। अब सुनो, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स के लिए यूज होता है एक्सरे का। लेकिन अगर बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन के लिए गामा रे का यूज किया था। किसका, गामा रे का। रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, किसका बोलो, इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। तो ये सब चीज 2-2 को करके याद रखो, समझा कि नहीं। अब आगे आते हैं, देखो उसके बाद ये हो गया। अब 18 वाला देखते हैं, यहाँ पे है 18 वाला क्वेश्चन पूरा, हाँ है। बोला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री कॉल्ड। बोलो, बोला कि अगर आपतन कोण, आपतन मतलब आने वाला, यदि अपवर्तन लिखा हुआ है, अपवर्तन को 90 डिग्री के कोण पर अनुरूप रूप से अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है। सिंपल बताते हैं, सुनो।
बोला है ये जो है ना, ये क्रिटिकल एंगल, इसको क्रांतिक कोण कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, है ना, ऑप्टिक्स में है। क्रिटिकल एंगल पढ़ा होगा कि वह आपतन कोण, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। एकदम सिंपल सवाल था, वही से रिलेटेड दे दिया, लिखा हुआ क्रिटिकल एंगल। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो? डी, 18 का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ लेंस, ये दिया है लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाई, लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाई, लेंस फॉर्मूला है। हाँ, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है जानता ही होगा, लोअर क्लास में पढ़ा। लेंस देखो एक चीज बताते हैं, मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f। अच्छा इधर लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं, रुको। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना। तो लेंस जो मिरर फॉर्मूला, हम मिरर बोल रहे हैं, मिरर है ना, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला तो 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। लेकिन जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है u में, याद रहेगा, याद रखना, याद रखना। अब देखो यहाँ बोला है कि जब दो लेंस को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, है ना। बोला यदि लिखा हुआ इफ एनी टू number of thin lens is connect of a focal length f1 और f2 the effective focal length of their combination is given by, है ना। तो बोला है कि दो गो लेंस को जब जोड़ देंगे तब, तो ये सब चीज पढ़ा होगा, एकदम सिंपल सिंपल चीज है। देखो यहाँ गौर से, दो लेंस को अगर जोड़ देंगे तो इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है, कई नंबर का सवाल है भाई? 20 नंबर का। तो 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में है ना, तो 20 नंबर में क्या होगा कि किधर गया यार, देखो यहाँ एक मिनट, देखो ये उसका क्या हो गया। हाँ देखो ये जूम कर दे, क्या दिख रहा है ना? चलो देखो ये, तो इसके लिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए पढ़ा होगा। अगर सुनो हम बता रहे हैं, अगर दो लेंस है तो पढ़ते हैं हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दो लेंस के लिए। अगर तीन लेंस हो तो पढ़ेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना, प्लस 1/f3। कभी कभी थोड़ा सा बुद्धि लगाता है एग्जामिनर, 1/f की जगह p लिख देता, तो पढ़ा होगा पावर, क्षमता, लेंस की क्षमता, है ना। तो यहाँ लिखेगा p1 प्लस p2 प्लस p3, तब भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर कौन वाला है, आ रहा है 1/f1, ए ही आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। तो 20 का ए हो गया, ठीक है। अब आगे देखो फिर, तो 20 का एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है। 1.5 घंटा का समय दिया ना, आराम से मार देगा। हम थोड़ा डिटेल से बता रहे इसलिए थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा, तो पूरा बता ही रहे हैं तो लोग, अगर हम मारेंगे तो हाल से 10 मिनट लगेगा, और कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड अपॉन, एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। एंगल ऑफ किस पर बोलो? इंसिडेंट पर। इसमें और भी फॉर्मूला पढ़ना है, ऐसा करके पढ़ा होगा कि यहाँ पे आया एंगल तब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, पढ़ा होगा ऐसे, है कि नहीं, और फिर ये ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है। अब इसका ये ऐसे करके यहाँ डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आर, इसको आगे करके ऐसे लेके जाते हैं। तो ये जितना डेविएटिव उसको बोलते हैं यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा। या और भी फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल ऑफ डेविएशन का, डेल्टा इक्वल टू, है ना। और भी हम कुछ बता देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना। ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक और पढ़ा होगा ये किसके लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस a/2 डेल्टा एम था, और बाय यहाँ पे साइन a/2। तो ये सब जितना सवाल है ना, ये सब जितना सवाल है, ये सब सारा का सारा कर लो, सारा क्या कर लो। बस समझ में आ गई कि नहीं? छोटा छोटा जितना है, और भी एक्स्ट्रा बता रहे कि यहाँ से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो देखो हालांकि टेस्ट जब होगा तब तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आगे आ जाओ, यहाँ 21 हो गया। 22 वाला देखो, बोला हवा में, देखो एक हवा में डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इंटरफेरेंस से रिलेटेड सवाल है। बोला फ्रिंज की चौड़ाई पढ़ा होगा, फ्रिंज की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कई नंबर का सवाल है? 20 नंबर का पढ़ा होगा। यहाँ देखो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लेमडा डी और बाई डी, पढ़ा है क्या? लेमडा बाई डी। तो यहाँ वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पर। मतलब बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो अब बोला है कि पानी में डुबा देंगे, तो पानी में डुबा देंगे, थोड़ा लॉजिक लो, और मान लो कुछ भी याद नहीं तो भी खाली ये फॉर्मूला याद रहेगा तो काम बन जाएगा। तो बोला पानी में डुबा देंगे, तो पानी में तो इतना तो याद होगा ना कि पानी में जो है
पानी में जो है स्पीड जो होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो घट जाता है। और c इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़े हैं, c इक्वल टू क्या पढ़े बोलो, न्यू लेमडा, बस ऐसे ही c इक्वल टू न्यू लेमडा, इतना तो याद होगा ही पीछे वाला। तो c इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़े हैं। अगर c इक्वल टू न्यू लेमडा, अगर मान लो मीडियम के लिए बात करें तो v लिखना पड़ेगा, v इक्वल टू न्यू लेमडा, है ना। अब देखो यहाँ पे v घट रहा है, मतलब लेमडा भी घटेगा, अगर लेमडा घटेगा तो बीटा भी क्या होगा बोलो, घटेगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बोलो, डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, बी, खेल खत्म। ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, तो इंटरफेरेंस में देखो, इंटरफेरेंस में और क्या पढ़ना है, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ना है कि कहाँ पे ब्राइट पॉइंट बनेगा, कहाँ पे डार्क पॉइंट बनेगा, तो ये सब का वैल्यू हम लोग को पढ़ना है। फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, फेज डिफरेंस के बारे में, और पाथ डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या हम बोल रहे हैं, सब पाथ डिफरेंस के बारे में पढ़ लेना, इसका फॉर्मूला याद रखना पाथ डिफरेंस के बारे में, है ना। फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ना, किसके बोलो, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को हिंदी से पाथांतर कहते हैं और इसको बोलते हैं, फेज डिफरेंस को बोलते हैं कलांतर। क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस को बोलते हैं पाथांतर और फेज डिफरेंस को बोलते हैं कलांतर, है ना। तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है और फेज डिफरेंस को किसे, फाई से। पढ़ा होगा, है ना, इंटरफेरेंस अगर पढ़े हैं तो पढ़ा होगा ये सब चीज़। अभी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। देखो हम तुम लोग को बता दे रहे हैं ये सब चीज़, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ लेना पूरा बढ़िया से, कहाँ पे डार्क पॉइंट बनेगा, कहाँ पे ब्राइट पॉइंट पड़ेगा, क्रस्ट क्या होता है, जब क्रस्ट मिलता है, क्रस्ट ड्रॉप मिलता है, पढ़ा होगा ये सब। क्रस्ट ड्रॉप पढ़ा है ना, तो फिर दिक्कत क्या है, थोड़ा इंटरफेरेंस का टॉपिक तो जाके उठाओ। अब देखो यहाँ अब वेव फ्रंट के बारे में, तो वेव फ्रंट भी कितने टाइप का होता है ये भी पढ़ लेना पूरा का पूरा। एकदम सिंपल सवाल दिया वेव फ्रंट से रिलेटेड, लो बोला कि अनंत, देखो यहाँ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द वेव फ्रंट लिखा हुआ है क्या, द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर आप सुनो, सबसे पहले यहाँ हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना बोलो, हाइगेंस प्रिंसिपल, बहुत जरूरी है। अब बोला कि इन्फिनिटी पर क्या बनेगा, तो हम लोग पढ़े होंगे हाइगेंस प्रिंसिपल, तभी पढ़ाए होंगे कि जहाँ से शुरुआत होता है उसको बोलते हैं सेंटर, बोला ये ना, फिर ये जाके ऐसे ऐसे होगा, इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जब ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, जब ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक जाते जाते वो बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट बना लेता है। क्या बना लेता है बोलो, प्लेन वेव फ्रंट। पढ़ा होगा हाइगेंस प्रिंसिपल में। ऑप्शन नंबर क्या रखेंगे बोलो, सी, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो गायब हो गया। हाँ देखो, अब देखो गौर से यहाँ देखो ये दिख रहा है क्या। उसके बाद आता है 24 वाला, 24 ला, सिंपल चीज है, ये सब तो नोट करके लिखा दिया गया होगा। देखो द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो आगे देखो, ये देखो लो, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अरे भाई फोटो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, नेगेटिव चार्ज होगा, बोलो हाँ, ये ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ 100 एको को नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हो जाएगा 25 का डी। आगे बढ़ो, देखो यहाँ देखो यहाँ 25 हो गया। अब आते हैं 26 नंबर, दिख रहा है क्या, 26 वाला ही। 26 वाला क्या बोला है देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस बात पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ, देखो इंटेंसिटी ऑफ, ये इंटेंसिटी ऑफ, देखा लिखा हुआ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, कि 1 सेकंड में कितनी फोटोन जो है किसी मेटल सरफेस पर पड़ रहा है। किस पर बोलो, मेटल सरफेस पर। जैसे मान लो ये मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस पर एक ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो है जितना सारा आएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा बोलो, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब सुनो इसमें क्या क्या पढ़ना, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर से रिलेटेड है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक और क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ लेना, है ना। आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ लेना। आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एच न्यू इक्वल टू क्या, तो 5 प्लस क्या होता है बोलो, हाफ mv²। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन सन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, फाई के बारे में पढ़ लेना। फाई को क्या बोलते हैं याद है, वर्क फंक्शन। फाई को क्या बोलते हैं बोलो, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कहा जाता है। फाई को क्या कहते हैं बोलो, वर्क फंक्शन कहा जाता है। और भी चीजें, देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ना, न्यू नॉट के बारे में पढ़ना,
न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, हिंदी से बोलते हैं देहली आवृत्ति। तो ये सब चीज जो भी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सवाल उठाओ वहां से और करो, है ना। और भी पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा होगा, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये सब पढ़ो, ये सब है कि नहीं, जरूरी भी है। अब देखो एक सवाल यहाँ 27 नंबर में दिया है डी ब्रोगली वेवलेंथ से, दिया कि नहीं दिया है, तो ध्यान रखना ये सब, ठीक है। अब देखो आगे देखो, चलो ज़्यादा लेनी नहीं ना, ज़्यादा लंबा नहीं ना हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ये और थोड़ा कई गो है हम लोग देख लेते हैं, 35 गो तो है ये। देखो यहाँ ये तो हो गया, ये बता दिए क्या है, तो तीव्रता पर सी नंबर वाला इसका आंसर होगा ना, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए। देखो यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ए वाला एक लड़का कमेंट करके पूछ रहा था ना कि सर ए होगा कि बी होगा, आंसर ए दिया हुआ है ना क्या दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं हम बता देते। देखो यहाँ कि ए होगा कि बी होगा, हाँ देख लेते, देखो देखो गौर सुनो, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला है कि नहीं, द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा ई है, गतिज ऊर्जा क्या दिया बोलो, ई दिया है, एक पिंड की डी ब्रोगली वेवलेंथ द्वारा दी गई है। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी जस्ट फॉर्मूला पढ़े इतना, बोलो p, p का मतलब होता है मोमेंटम, p का मतलब क्या होता है बोलो मोमेंटम, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं h/mv, h बाई क्या लिख सकते हैं बोलो mv। अब पढ़ा होगा यहाँ से कि रिलेशन पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच, मोमेंटम मतलब संवेग, तो संवेग के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा, हम ही लिख देते हैं, टेंशन मत लो। पढ़ा होगा देखो E इक्वल टू बोले तो हाफ mv स्क्वायर, ई हाफ mv स्क्वायर, और ऊपर नीचे अगर mm से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे mm से, तो हो जाएगा बोलो 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर और बाई क्या होगा बोलो m। तो इतना नहीं करना है, ये सब याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं, इसकी जगह हम लोग p लिख सकते हैं मतलब mv स्क्वायर, और बाई लिखेंगे 2m, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे बोलो p स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो p स्क्वायर बाई 2m, मेरा बात सुनना, तो यहाँ होगा बोलो p स्क्वायर इक्वल टू 2me, मतलब p के जगह हम लोग लिखेंगे p इक्वल टू रूट अंडर 2me, क्या लिखेंगे बोलो 2me, बोलो कोई दिक्कत है, 2me आएगा, और इसी जगह p के जगह हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो लैम्डा के जगह पुट करेंगे तो क्या h, और p के जगह पुट करेंगे रूट अंडर 2m, और कैपिटल E लिखना है, क्या है दिया हुआ ये ऑप्शन में, नहीं दिया हुआ है, सब मार दिया था ए वाला। अरे भाई यहाँ स्मॉल e का मतलब इलेक्ट्रॉन मानेंगे ना, यहाँ बोल दिया है, देखो क्वेश्चन हुआ दिख रहा है, रुको दिखाते हैं, एक मिनट, ई कहाँ से होगा, तुम एक बता दो, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, याद लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होता है बोलो कैपिटल ई, तो कैपिटल ई डालना है ना, तो इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर करेक्ट फाइनल में आएगा तो अच्छा ही पेपर देगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेना, ये सब एक को नहीं होगा, मार दिया था ए कोई, किसी ए होगा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, बोल भी नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ई होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देख लो बाबू तुम लोग बढ़िया से, है ना। तो यहाँ होगा h बाई रूट अंडर, और क्या होगा बोलो 2m, और यह कैपिटल ई ना कि स्मॉल ई, स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, पास हो, कैपिटल ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, और बोला है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लेना है, कैपिटल ई लेना है, तो उस हिसाब से ए नहीं होना चाहिए, कैपिटल ई होता तो ही सही होता है ना। अरे स्मॉल एम, द्रव्यमान का वैल्यू क्या है बोलो स्मॉल एम, ठीक है, चलो ध्यान रखना, ये सब टाइप अच्छा से करना चाहिए था। चलो देखो यहाँ 29 नंबर आया, कुछ छूट गया इधर एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला 28 वाला, सुनो ये वाला किधर गया, 28 वाला, इसको मिटा दे, तेरी के, एक मिनट, देखो यहाँ फ्लो में उधर चल जाता है, देखो ये देखो रदरफोर्ड प्रयोग के अनुसार, मतलब बोला है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, सुनो हम बताते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने बताया कि साइज, न्यूक्लियस को जो साइज होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, मतलब अगर बोले रेंज का बात करें तो लगभग 10⁻⁻15 के मीटर के आसपास होता है, तो इसका मतलब होगा कि 10⁻⁻15 इसके आसपास अगर आए तो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होगा, यही आंसर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, देखो ऑप्शन चेक कर लेते, इधर दिया होगा, हाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है बोलो सी, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻14, मतलब इसी के आसपास, 15 के ही आसपास, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो गौर सुनो, ये वाला पढ़ा होगा, ये लाइमन सीरीज क्या होता है, बोला कि कोन वाला जो है विजिबल है, क्या बोलो विजिबल, दृश्यमान कोन वाला होता है, तो दृश्यमान याद रखना, बामर सीरीज, कौन सा बोलो बामर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ाते टाइम ये सब नोट में करके लिखा दिया गया होगा, है ना। चलो देखो बामर सीरीज, अब देखो गौर से उसके बाद वाला देखो, तो बोला है ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स बीटा पार्टिकल्स, 30 वाला देखो, 30 वाला
बीटा पार्टिकल्स, क्या बोलो, बीटा पार्टिकल्स। इमिट्स क्या कर रहा है बोलो, बीटा पार्टिकल्स इमिट्स कर रहा है, इमिट्स से बोला है ना, हाँ इमिट्स बीटा पार्टिकल्स। अगर बीटा पार्टिकल्स निकल रहा है तो डॉटर न्यूक्लियस आर, डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा सुनो बताते हैं। जब भी किसी हैवी एलिमेंट से एक बीटा पार्टिकल निकलता है, क्या निकलता है बोलो, बीटा पार्टिकल निकलता है, तो एक नया एलिमेंट बनता है जिसे हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, अरे नया मतलब जो पैदा होगा उसको नया बोलेंगे तो डॉटर एलिमेंट कहा जाता है। इसको बोलते हैं पेरेंट, और जो निकलेगा उसको बोलते हैं डॉटर। तो बोले सर सन काहे नहीं बोलता है, डॉटर ये बोलता है, बेटी है, स्त्रीलिंग होगी, बेटी पैदा होगी, क्या दिक्कत है उससे। चलो देखो, तो एक नया एलिमेंट बनता है, तो नया एलिमेंट मान लो वाई बना, क्या बना, वाई बना। तो नया एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ता है, 1 से बढ़ता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास में नो चेंज होता है। एटॉमिक मास ए है तो ए ही रहेगा, ये ए है और ये क्या है बोलो, जेड है, तो इसका एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कंडीशन किसके लिए है बताओ तो, बोलो पढ़ा होगा कि एटॉम में अगर एटॉमिक नंबर कोई चेंज ना हो, मतलब एटॉमिक मास में कोई चेंज ना हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। क्या बोलते हैं बोलो, आइसोबार्स। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है बोलो, आइसोबार्स। पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। देखो यहाँ 31 वाला देखो तो, 31 वाला सवाल बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, तो नॉर्मल सवाल है, ज़्यादा टॉप नहीं है। देखो गौर सुनो, अगर याद होगा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा कि देखो बोला हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस, है ना, कि न्यूक्लियस का, तो बताते हैं न्यूक्लियस का रेडियस का फॉर्मूला कई नंबर है भाई, 31 वाला, 31 वाला है। तो रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का आर इक्वल होता है आर नॉट ए का पावर 1/3, यही होता है रेडियस का फॉर्मूला न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला। आर नॉट को कांस्टेंट होता है, आर नॉट का फॉर्मूला, आर नॉट का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10 टू द पावर क्या होता है बोलो, 15 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द सवाल, अकॉर्डिंग टू द सवाल, सवाल के हिसाब में क्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है 3.6 फर्मी मीटर। फर्मी का मतलब समझता है कि नहीं, फर्मी का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, है ना। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। आर नॉट दिया, ए निकालने बोला है, एक बोलते हैं एटॉमिक मास, है ना। तो बोला है कि हाँ, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान समझ में आ रहा है कि नहीं, एटॉमिक मास, ए का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ देखो निकालो, कॉलम वहाँ चेंज कर देते हैं, कौन वाला ले ले, ब्लैक वाला ले ले। देखो और सुनो, अब लगा आर का वैल्यू दिख रहा है, आर का वैल्यू 3.6 दिख रहा है ना सबको बच्चा लोग, 3.6, और फर्मी यहाँ भी है, तो फर्मी का मतलब 10⁻⁻15, यही ना। अच्छा वो तो लिख ही दिए उधर, तो आर की जगह ये पुट कर दिए, आर नॉट के जगह, आर नॉट की जगह ये पुट करना है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और यहाँ है ए का पावर 1/3, ए का पावर क्या है बोलो 1/3, कुछ लुढ़केगा, ये से ये लुढ़क गया 1.2, और यहाँ पे यह कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ ए का पावर 1/3 पढ़ा होगा, इधर उल्टा देंगे तो यहाँ 3 का पावर 3 चला जाएगा, है ना, और ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए का वैल्यू 3 का पावर 3, मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 या 9 9 या 27, एक उल्ट होगा 27, एक उल्ट क्या होगा बोलो 27, कोई दिक्कत नहीं है, 27 होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, हाँ अब देखो यहाँ थोड़ा देखो, इसमें ना दिया हुआ है रिवर्स बाइसिंग, सेमीकंडक्टर से सवाल है, कौन बोलो सेमीकंडक्टर से, ये किससे रिलेटेड है बोलो, सेमीकंडक्टर से। अब सेमीकंडक्टर में सब कुछ पढ़ लेना, जेनरल डायोड क्या होता है ना, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, पीएन जंक्शन, तो पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर, ये सब सारा चीज पढ़ लेना वहां से रिलेटेड। अब बोला है कि इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, नहीं, इसमें याद रखना ये कि जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो है हेवी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजिंग, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या रखना है बोलो सी। अब थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, यहाँ पे कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं रिवर्स बाइसिंग के बारे में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा देखना, हम बता दें ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे पी टाइप, एन टाइप, है ना, बहुत सारा चीज पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा जाके कॉपी खोल के देखो सेमीकंडक्टर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो सी। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो यहाँ और सुनो, ये लो 13 वाला, अभी बोल ही रहे थे पी टाइप एन टाइप, और यहाँ बगल में सवाल है, देखो ये 33 वाला दिख रहा है कि नहीं दिया है, बोला है टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर,
बोला पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक में हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोपेन, मतलब क्या डोपेन करना पड़ेगा। तो देखो गौर सुनो, दो चीज यहाँ पे बता देते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप, एक होता है एन टाइप। तो बहुत सिंपल है, एन टाइप पी टाइप को समझना बहुत सिंपल है। तो एन टाइप पी टाइप में इसमें जो है ट्राइवेलेंट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बाबू, ट्राइवेलेंट एलिमेंट। ट्राइवेलेंट एलिमेंट का मतलब जिसके पास जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसको यहाँ डाल दिया जाता है। और पेंटावेलेंट यहाँ, हाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट को क्या कर दिया था बोलो, जोड़ दिया जाता है पेंटावेलेंट एलिमेंट को। तो यहाँ चेक कर लो कि कौन सा पी टाइप के लिए बोला है तो ट्राइवेलेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, तो बोला है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का याद करो, एल्यूमिनियम का शायद एटॉमिक नंबर 13 होता है। फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का शायद 15 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। और जर्मेनियम का 32 होता है, पढ़ा है कि नहीं। तो जर्मेनियम खुद एक सेमीकंडक्टर है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। ऑक्सीजन वाला निकाल लेना, इसका आंसर सीधे मारना, एल्यूमिनियम होगा, क्यों होगा इसका देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 और कितना हो गया 6 4 10 हो गया, और 3s कितना हो जाएगा बोलो 2 और 3p1 होगा कि नहीं होगा। तो होगा 2 2 4 4 और 6 कितना होगा 10 10 और 2 12 और एक 13, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तीसरा वाला ऑर्बिट में कितना है बोलो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ट्राइवेलेंट का तो जरूरत ही पड़ता है, तो यहाँ से निकाल, तो चेक करके देखना इसमें ट्राइवेलेंट और इसमें पेंटावेलेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे और 2 बचा हुआ है, 2 और जल्दी से हटा देते हैं। देखो यहाँ देखो और 2 और देखो, बस उसके बाद खल्लास बोल। अब देखो लो, ये सब पढ़ाते पढ़ाते लिखा दिया गया होगा कॉपी में। इन सेमीकंडक्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, है ना। तो कंडक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्स, अगर सेमीकंडक्टर है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी। तो इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों के कारण जो है सेमीकंडक्टर होता है। इस 35 वाला का आंसर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में आधा आधा चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, मतलब एक बार चलेगा और एक बार ब्रेक कर जाएगा, एक बार चलेगा और एक बार ब्रेक कर जाएगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता है, फुल वेव ऐसे चलेगा, मतलब पूरा का पूरा ऐसे चलेगा, बात समझ रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा ऐसे चलेगा। तो बोलो फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, अगर इसकी आवृत्ति भी है, फुल वेव रेक्टिफायर में बोला है पूर्ण रेक्टिफायर के लिए तो फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो डबल 2c। इसका आंसर, इसका भी आंसर शायद गलत दिया हुआ था, तो इसका आंसर रखना सी, याद रखना। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बोलो, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा 2v। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है इसके अगला पार्ट याद है ना, इसका अगला पार्ट जो थ्योरी वाला पेपर है, थ्योरी वाला पेपर का एकदम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे और लिख के दिखाएंगे, एकदम लिख करके। लिखना कैसे, वो तो लिखने वाला चीज़ है ना, तो लिखने वाला चीज़ को हम खुद एकदम बढ़िया से पेज बाई पेज लिख के दिखाएंगे, राइटिंग बना के लिखेंगे, तो बढ़िया से मन लगा कि ऐसा लगेगा कि एग्जाम ही दे रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।